ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुत करता है राकेश खरे। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को राकेश खरे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, घर के बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार के वट वृक्ष कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के अनुभव की छांव में हम अपना जीवन यापन करते हैं और उन्हीं के अनुभव से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन को सुगम बनाते हैं। इस कोरोना वायरस संक्रमण काल में बुजुर्गों को घर पर रहने की सलाह प्रशासन द्वारा दी गई है, क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बुजुर्गों और बच्चों में ज्यादा रहता है। इस कोरोना वायरस संक्रमण काल में हमारे घर के बुजुर्ग कैसे सुरक्षित रहें, इस संबंध में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस संबंध में हमने बात की डॉक्टर दिलीप त्रिपाठी से। डॉक्टर दिलीप त्रिपाठी जी, आपका आकाशवाणी छतरपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर दिलीप त्रिपाठी जी, हम जानना चाहेंगे कि इस समय सारे विश्व में कोरोना वायरस संक्रमण फैला हुआ है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। हमारे देश में भी रोज संक्रमित मरीजों की और होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में कहा गया है कि हमारे घर के बच्चे और हमारे घर के बुजुर्ग, उनके प्रति विशेष रूप से सावधानी रखी जाए, लापरवाही न की जाए। तो क्या ये संक्रमण बुजुर्गों में फैलने के ज्यादा चांसेस हैं? ये सर संक्रमण निर्भर करता है कि आपसे रोग से लड़ने की क्षमता कितनी ज्यादा है। जी। सामान्यतः छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में रोग से लड़ने की क्षमता धीरे कम होती चली जाती है। और दूसरी बात क्या है, उम्र बढ़ने के कारण उनको बहुत सारी बीमारियां होती रहती है, जिनका रोग से लड़ने की क्षमता और कम हो जाती है जी, और उनको आराम से बीमारी पकड़ लेती हैं। जी जी जी। तो इसमें जैसे जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनको पहले से कुछ रोग हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या अन्य कोई रोग है, हृदय रोग है या फेफड़ों से संबंधित है, तो उनमें क्या ये संक्रमण आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं? ये संक्रमण केवल आपकी क्षमता पर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या शुगर होने से आपको ये बीमारी ज्यादा होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं उनको शुगर है या ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, लेकिन उनको वो बीमारी नहीं होगी। वो निर्भर करेगा आप कितने कमजोर हैं। जी जी जी। आप कितने बीमार हैं, या आप बहुत कमजोर हैं तो आपको ये बीमारी तुरंत पकड़ लेगी। जी 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 जी। तो इस बीमारी से बचाव के लिए हमारे बुजुर्गों को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए? बुजुर्गों को रेगुलर क्या है कि वो अपना पहली बात तो स्टे घर में ही रहे जी है। अगर मतलब सामान्यतः कहीं बाहर न जाएं, दिन में कई बार मतलब विशेषकर लगातार एक्टिव रहे घर के अंदर। ऐसा नहीं घर में बंद है तो एक्टिव नहीं रहें जी। घर में कुछ ना कुछ एक्टिव बने रहें, कुछ ना कुछ कार्य करते रहें, जिससे वो अपने आप को अकेला एक वो महसूस न करें जी, एकाकीपन महसूस न करें। कि जो अपना खाने पीने का ध्यान दें, हल्का खाना खाएं जी, खाना खा के तुरंत सोए नहीं जी, गुनगुना पानी पिए जी, प्रातः काल उठ करके भी जो है गुनगुना पानी, हल्का हल्दी, एक चुटकी हल्दी मिला के पिए जी, ये सब करें। ठंडी चीजें खाने से बचें जी, जहाँ तक हो सके एसी का प्रयोग न करें जी जी, क्योंकि ये कोरोना वायरस ओरली मुंह से ही जाता है जी, नाक से ही जाता है। जो स्राव अगर आपके संपर्क में आता है और ठंडा से और प्रॉब्लम बढ़ जाती है जी जी जी, वायरस और ज्यादा ग्रो करते हैं, उन्नत कर। तो इनसे बचाव के लिए ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए और रेगुलर कुछ ना कुछ शारीरिक और सांस संबंधी व्यायाम भी करना चाहिए उनको कम से कम रोज जी। जो लोग योग करते हैं हमारे बुजुर्ग, क्या वो योग भी इस रोग से बचाने में या रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने में सहायक है? सर योगा, अगर आप योगा करते हैं अच्छी तरह तो बहुत अच्छी बात है। योगा अगर करते हैं, नहीं करते हैं तो घर में बैठे बैठे ही अगर आपको सीढ़ी चढ़ने, अगर आप घुटनों की परेशानी नहीं है तो आप सीढ़ी चढ़ उतर सकते हैं कई बार जी। हेलो सर। हाँ जी। और दूसरी बात क्या होता है कि आप खाली बैठे जी, अपने आप खाली मुट्ठियों को खोले बंद करें, खूब टाइट बंद करें फिर खोलें, तो इसका हार्ट की प्रॉब्लम एक्सरसाइज होती जाती है। दूसरी बात, ब्रीदिंग, खाली बैठे ही आप गहरी सांस लें, छोड़ें, कम से कम रोज कम से सुबह शाम 5 से 10 मिनट करें, उससे सांस संबंधी फेफड़े मजबूत होंगे। दूसरी बात, आप घर में अगर शंख बजा सकते हैं जी, तो शंख फूकें, शंख फूकने से आपके फेफड़े जी मजबूत होंगे जी जी, है ना सर जी। और तीसरी बात, अगर आप सांस संबंधी व्यायाम कर सकते हैं तो अगर योगा जानते हैं अच्छे से जी,
तो आपका अनुलोम विलोम भस्त्रिका उद्गीत वगैरह ये सांस संबंधी बहुत अच्छे योगा है। सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं जी। इससे आपका प्रॉपर इम्यूनिटी बढ़ेगी और रोग सहन की क्षमता बढ़ेगी सर। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है कि आप ये सारी चीज़ें हमारे बुजुर्गों को बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, इससे आपने बताया खाना हल्का लें, सुपाच्य लें और खाने के बाद तुरंत लेटे नहीं। हाँ, तो खाने के बाद कभी लेटे नहीं। अगर इससे सब निर्भर करता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जी जी जी। अगर आप खाना खा के सो जाते हैं तो आपकी धीरे करके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। इसलिए शुगर और बीपी के लिए और नुकसानदायक खाना है सोना। शुगर ब्लड प्रेशर वाले मरीज को हल्का खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है। बीच में कभी कभार कोई ना कोई एक सलाद या कोई मौसमी फल जरूर खाएं। जी जी जी। जैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी। जी जी है ना। तो इस संक्रमण के दौरान ऐसे कौन से फल हैं डॉक्टर साहब, जैसे हम बाजार से फल लाते हैं, तो क्या उन फलों के द्वारा भी संक्रमण फैलने की आशंका रहती है उनका? हाँ, क्यों नहीं सर जी। ऐसे इसलिए मतलब ऐसे फल जरूर, जब भी बाजार से कोई भी चीज लाते हैं हम जरूर कहेंगे कि आप उनको प्रॉपर उबले पानी में धोएं जी, है ना। और अपने जब भी बाहर बाजार से कोई चीज लाते हैं अपने हाथ भी धोएं, और जो चीज लाए उनको अगर पानी में धो सकते पानी धोएं, नहीं तो अगर कवर्ड पैक्ड है तो बाहर सैनिटाइज करें उसको। क्योंकि फल जो है, फल स्पेशली जो साइट्रिक फ्रूट है, जो खट्टे फल हैं, स्पेशली संतरे, नींबू, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे। आंवले का रस, आंवला, ये सब चीजें विटामिन सी के जो अच्छे स्रोत रहेंगे, उनके कारण रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और ये साधारण ये इन्फेक्शन नहीं होंगे आप। जी 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 जी। तो ये चीजें, ये फल बच्चों को भी दिए जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, सभी को दे सकते हैं। संतरा सभी को दे सकते हैं, आंवले का रस सभी को बच्चों को 1 चम्मच दे सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि ये तरबूज खरबूज आ रहे हैं, ये पानी वाले अच्छे स्रोत हैं, पर इनको भी जो भी अगर लाते हैं बाहर जरूर उनको उबले अच्छे साफ पानी धोएं, और धोने के बाद ही आप, अगर आप जो छूते आते हैं उनको आप जरूर अपने हाथों को धोएं, साबुन से धोएं या सैनिटाइज करें आप। जी जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने की है। और हमारे तमाम श्रोता इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे बचाव के लिए? क्या टिप्स हमारे श्रोताओं को देना चाहेंगे? बचाव के लिए सर, सब पहला बचाव है कि आप लोगों से दूरी बना के रखें। आप अपने, अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो दूरी नहीं बना पाएंगे, अतः आप घर में रहें। दिन में विशेषकर कुछ ना कुछ लगातार सक्रिय बने रहें। ऐसा नहीं है कि आप घर में बंद हैं तो फिर आप बोर हो जाएंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज, हॉबीज आप जो है वो करें। वृद्ध लोग हैं अगर जो भी है, टीवी दें, म्यूजिक सुने या कुछ अपनी किताबें पढ़ें, जिससे लगातार अपने को व्यस्त रहेंगे। और इसका बचाव यही है कि इसमें डरे नहीं। इसका एक ही उपाय है कि बचाव करें। अगर आप डरेंगे तो आप में और पैनिक पैदा होगा, अतः आप डरे नहीं और इसका बचाव करें। बचाव यही सब चीजें हैं। अपने आप जहाँ तक संभव अपने मुंह और नाक को कभी नहीं छुएं। जी। अगर आप छूने के लगे तो आप कहते हैं आप पानी को अपने पहले धोएं हाथों से, साबुन से, फिर आप नाक मुंह छुएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको धूम्रपान करने की आदत होती है, ये अंतिम प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे। तो धूम्रपान करने से फेफड़े कमजोर होंगे जी, और ये बीमारी जब तक खतरनाक नहीं होती जब तक फेफड़े कमजोर नहीं होंगे। अगर आपके फेफड़े मजबूत हैं तो आपको ये कोरोना इन्फेक्शन हो भी जाएगा, तब भी आप अच्छे से रिवाइव कर जाएंगे। जी जी। पर अगर आपके फेफड़े कमजोर है तो ये बीमारी ज्यादा प्रभाव करती है, और फेफड़े कमजोर वाले ही मरते हैं जिनको डायबिटीज है, टीबी है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, या कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी जैसे खून रक्तचाप का फेफड़े कम काम कर पा रहे हैं। ये बीमारी ज्यादा प्रभाव करती है, बजाय ऐसे लोगों को जिनको स्वस्थ है उनको नहीं प्रभाव कर पाती। जी जी। बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे अपने आप भारत देश में देख लीजिए, लगभग 80-90% लोग ठीक हो रहे हैं जी। उसी का ठीक हो रहे हैं कि उनको बीमारियां नहीं है। जो लोग क्रोनिक स्मोकर है या अस्थमा है या टीबी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो उनको ये बीमारी ज्यादा प्रभाव करती है। वो ठीक होने में उनको कठिनाई आती है। जी जी जी। तो इन चीज़ों का हमारे बुजुर्ग जो है ख्याल रखें और ये सब चीज़ें ना करें। डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें बताई हैं उसका पालन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने आकाशवाणी को महत्वपूर्ण वक्त दिया और हमारे तमाम श्रोताओं को ये महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आप श्रोताओं, हमारे घर के बुजुर्ग इस कोरोना वायरस संक्रमण काल में कैसे सुरक्षित रहें, इस संबंध में अभी आपने ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की डॉक्टर दिलीप त्रिपाठी से। श्रोताओं, खजुराहो छतरपुर जिले का विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पिछले दिनों खजुराहो में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीज पाए गए थे। अब वर्तमान में खजुराहो की क्या स्थिति है और खजुराहो का पर्यटन व्यवसाय कोरोना वायरस संक्रमण काल में किस तरह से प्रभावित है, इस संबंध में हमने बात की खजुराहो के वरिष्ठ पत्रकार श्री राजीव शुक्ल पुरांत से। आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है राजीव शुक्ल जी।
धन्यवाद, आपका भी हार्दिक स्वागत और सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, खजुराहो एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पिछले दिनों जैसा कि ज्ञात हुआ कि खजुराहो में भी कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया था, तो अब वर्तमान में खजुराहो की क्या स्थिति? देखिए, खजुराहो में पहले से ही काफ़ी संदेह व्यक्त किया जा रहा था, चूँकि एक पर्यटन नगरी है और खजुराहो में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसी स्थितियों में तो लग रहा था कि खजुराहो में पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, पर मैं प्रशासन की सक्रियता को धन्यवाद कहूँगा, जिनकी सक्रियता के चलते किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव अभी तक नहीं आया। एक पॉजिटिव आया था, जिला चिकित्सालय में भर्ती वो रहे, एक गुप्ता जी थे, लेकिन अब वो भी स्वस्थ हो गए हैं। अभी एक दिल्ली से जो महिला आई थी वो पॉजिटिव आई हैं, लेकिन हमें लगता है कि भगवान मतंगेश्वर की विशेष कृपा खजुराहो नगरी में है, तो अभी तक जो स्थितियां अच्छी थी वही स्थितियां आगे भी रहने वाली हैं। और वर्तमान में जो मैं देख रहा हूँ कोरोना वायरस को लेकर के, अब हालांकि काफ़ी जागरूकता ही है लोगों में और निरंतर इस बात को लेकर के लोग जागरूक हैं और अब शासन प्रशासन के द्वारा तो जारी निर्देशों का पालन हो ही रहा है, बाकी लोग भी अपने तरीके से कैसे बचाव हो सके उसका भी पालन करते हैं। खासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे मास्क का हो या सैनिटाइजर्स का यूज़ करना हो या और अन्य जो बातें होती हैं, उन सब चीज़ों का बड़ी अच्छे तरीके से पालन हो रहा है। ये जागरूकता आई है लोगों में। राजीव जी, खजुराहो एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और अब वर्तमान में देशी और विदेशी पर्यटकों की क्या स्थिति है खजुराहो में? देखिए, खजुराहो चूँकि पूर्णतः पर्यटन पर आधारित केंद्र है, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, और खजुराहो पर्यटन पर आधारित होने के कारण इस कोरोना वायरस से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। देखिए, मुझे लगता है फिलहाल तो स्थितियां बहुत ही ख़राब हैं, लेकिन आने वाले 1-2 साल तक भी स्थितियां अच्छी नहीं होंगी, मुझे ऐसा लगता है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यह वायरस का संक्रमण सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी है, और खजुराहो चूँकि विदेशी पर्यटकों पर भी काफ़ी कुछ आश्रित होता है। पूरे दुनिया की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है कोरोना वायरस के चलते, और दूसरी तरफ एक भय और भ्रम का माहौल तो है ही। तो ऐसी स्थितियों में मुझे नहीं लगता कि विदेशी पर्यटक अभी इतनी जल्दी मूव करेंगे किसी भी टूरिज्म के सेक्टर में। तो अगर पर्यटक नहीं आता है तो ऐसी स्थितियों में तो खजुराहो का पर्यटन व्यवसाय पूर्णतः चौपट है, चाहे वो होटल व्यवसाय हो या शोरूम वाले हों या हॉकर्स हों या गाइड हों, अन्य जो चाहे छोटे छोटे दुकानदार हों। जब मैं तो यमुना ये भी कहूँगा कि जो लोकल व्यवसाय से भी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किराना वाला क्यों ना हो, वो भी प्रभावित होता है। कारण उसका ये कि जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम अपनी सुविधाओं में कमी करेंगे, अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में जो खर्चे होते हैं उनमें भी कटौती करेंगे। तो ऐसी स्थितियों में पूरा खजुराहो प्रभावित हो रहा है। मेरा तो मानना ये है कि इस वायरस के संक्रमण से जो हमारे ज़िले का सर्वाधिक प्रभावित केंद्र है वो खजुराहो है। ऐसी स्थितियों में जिला प्रशासन को पर्यटन से जुड़े हुए लोगों के लिए कुछ विशेष योजना लानी चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। वर्तमान में खजुराहो में बहुत सारे होटल हैं, तो उन होटल्स की क्या स्थिति है? क्या वो होटल खुले हुए हैं अभी? देखिए, मैं हकीकत बताऊं, चूँकि मैं खजुराहो से हूं, तो कई होटल्स जो लोग लीज पे लिए हुए थे, चला रहे थे, उन्होंने लीज ख़त्म कर दी, अपने बीच में ही लीज ख़त्म करके अपने अपने चले गए हैं। तो उनका जो नुकसान हुआ तो हुआ ही है, होटल्स वालों का भी नुकसान हो रहा है। और जो कई होटल तो ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि वो कई प्रॉपर्टी बेचने के लिए लोग तैयार हैं, क्योंकि उन्हें अपना भविष्य उज्ज्वल नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरे में है उनका भविष्य। तो मैं मानता हूं कि होटल्स जितने भी हैं, काफ़ी होटल्स हैं। अब अपने यहाँ तो मैं समझता हूं भोपाल इंदौर के बाद शायद अगर सबसे ज़्यादा होटल होंगे तो खजुराहो में, चाहे स्टार कैटेगरी हो या बजट क्लास के हों या होम स्टे हों, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर होटल्स हैं। और इन होटल्स में बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करने वाले लोग थे, हज़ारों की संख्या में लोग काम करने वाले थे, वह भी सब प्रभावित हुए हैं, घर बैठे हुए हैं। तो होटलों की स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। होटल्स चाहे ओनर्स हों या उनके वर्कर्स हों, उन पर भी विचार हो तो मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी बात होगी। उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है शासन को। तो खजुराहो के जो विश्वविख्यात मंदिर हैं, इस समय क्या वो मंदिर खुले हुए हैं या बंद हैं? खजुराहो के मंदिर तो काफ़ी उसी समय से बंद हो गए थे जब अपना ये कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के जो पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद पटेल जी, तो मार्च में ही ये मंदिर क्लोज कर दिए गए थे और अभी तक बंद हैं। फिलहाल तो अभी खुलने की संभावना है ही नहीं, और मंदिर खुल भी जाएंगे तो दर्शनार्थी अभी इतनी जल्दी आने वाली भी नहीं है, क्योंकि खजुराहो धार्मिक महत्व का स्थल नहीं लोग मानते हैं। हालांकि धार्मिक महत्व का भी स्थल है, कहा जाए तो मतंगेश्वर महादेव का जो मंदिर है एक आस्था का प्रतीक है। और ऐसी स्थितियों में चाहे वो जटाशंकर धाम हो अपने ज़िले में या अन्य और जो स्थान हैं, उन्हीं के स्तर में रखते हुए मतंगेश्वर धाम को भी मान्यता मिली है, लोग मानते हैं। तो अगर धार्मिक महत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो सकता है। पर बाजू में लगे हुए जो मंदिर हैं जो कला को समर्पित हैं,
काम को समर्पित हैं, योग और अध्यात्म को समर्पित हैं, उन मंदिरों में लोग अभी शायद न जाएं, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, आपका सोचना सही है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण बहुत चीज़ें प्रभावित हुई हैं और एक ये विषय भी है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और अपनी सुरक्षा को लेकर लोग सजग हैं, इसलिए इस समय लोग घर पर रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और निश्चित है कि ऐसे में जब पर्यटक खजुराहो नहीं पहुंचेंगे तो खजुराहो का व्यवसाय और खजुराहो के लोग प्रभावित होंगे। इस बाबत क्या खजुराहो के लोकल जो होटल वाले हैं या व्यवसायी हैं, उन्होंने प्रशासन या दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अपनी इन समस्याओं से अवगत कराया है? ज़रूर अवगत कराया गया है, लिखित और मौखिक तौर पर। तो चूँकि किसी भी तरह से नेताओं का आना जाना या अधिकारी भले ही आते जाते हैं, पर अभी किसी भी तरह से, चाहे हमारे सांसद जी हों या मंत्री महोदय हों या कोई और अन्य हो, जैसा कि खजुराहो में वीआईपी मूवमेंट काफ़ी रहता था, पर अभी वर्तमान में कोविड-19 के कारण किसी के भी आने का वो नहीं हो पा रहा है। तो मौखिक तौर पर तो किसी से बात नहीं हुई, हालांकि फ़ोन से ज़रूर किसी ने बात की होगी, लेकिन कुछ लोगों ने ज़रूर अपनी बातें रखी हैं, मीडिया के माध्यम से रखी हैं, कई सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें आई हैं कि उनका सहयोग होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल तो किसी भी तरह से कोई आश्वासन अभी नहीं दिखाई दिया है। मैंने भी एक दिन कलेक्टर साहब, हमारे जो नए शैलेंद्र सिंह जी हैं, अभी ज़िले के कलेक्टर आए हैं, सर्किट हाउस में मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि श्रीमान जी, अगर पर्यटन से जुड़े हुए लोगों को कोई आप सहायता प्रदान कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो उस पर उन्होंने काफ़ी अपनी इच्छा भी व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि अपन कोई ऐसी कार्य योजना बनाते हैं जिसके माध्यम से पर्यटन से जुड़े हुए लोग, खासतौर से होटेलियर्स और होटल में काम करने वाले ऐसे नीचे तबके के लोग जो ज़्यादा प्रभावित हैं और बेरोजगार होकर घर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई ना कोई काम दिया जाना चाहिए। तो उनकी एक ज़रूर इच्छा है, जागृत हुई है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो कि कलेक्टर साहब काफ़ी पॉजिटिव हैं, सोचते हैं, काफ़ी सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं और अच्छे कार्य हो रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके माध्यम से ज़रूर हमारे होटल से जुड़े हुए लोग या पर्यटन क्षेत्र से अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को कुछ राहत मिलेगी। जी राजीव जी, अब अभी वर्तमान में प्रशासन के द्वारा घर घर ऑपरेशन पहचान करके एक ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और तमाम कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों की जाँच कर रही हैं। तो क्या खजुराहो में भी इस तरह की जांचें हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल हो रही हैं जांचें, और मेरे ख्याल में तो इस चीज़ को और थोड़ा सक्रियता से लेना चाहिए, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड एरिया जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ प्रवासी मजदूरों का आगमन हुआ है। ऐसी स्थितियों में संक्रमण की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाती है, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में हम जिस तरह से अभी देख पा रहे हैं, शायद कुछ कमियाँ नज़र आती हैं। उनके लिए मैं डॉक्टर्स की टीम हो या प्रशासन के लोग हों, गांव में जाकर के खासतौर से ऐसे परिवारों को जांच करने की ज़्यादा आवश्यकता है जो बाहर से आए हुए हैं। देखा यह गया है कि जो बाहर से लोग आते हैं तो उनकी तरफ से भी लापरवाहियां होती हैं, और जो गांव के सरपंच या सचिव जिनकी जिम्मेदारियां हैं, चाहे आंगनबाड़ी वाले हों या स्वयं सहायता समूह वाले हों या अन्य जो आशा कार्यकर्ता हों, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी इस दिशा में एक सक्रियता के साथ बताने की आवश्यकता है कि हमारे गांव में इतने लोग आए हैं बाहर से, तो उनकी जांच हो, और जांच ही ना हो बल्कि मैं तो ये मानता हूं कि जितने भी लोग आते हैं उन्हें होम क्वारंटाइन तो कम से कम करा ही देना चाहिए। होम क्वारंटाइन में अभी बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ देखी गई हैं, लोग मानते नहीं हैं, चूँकि होम क्वारंटाइन जरूर क्या कर दिया जाता है। देखिए, इतना भी संभव नहीं कि कोई पुलिस वाला या कोई कर्मचारी उनके घर के बाहर बैठे, ऐसी स्थितियां भी संभव नहीं है क्योंकि अपना स्टाफ इतना अधिक भी नहीं है, पर लोगों की अंदर ये जागरूकता लाने की आवश्यकता है, और ये अपने अंदर भी एक ऐसी बात लाएं कि हम अगर कोई लापरवाही करते हैं तो उसका परिणाम भुगतने को किसी और को मिल सकता है। तो होम क्वारंटाइन रहें, आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, मैं तो यही मानता हूं, और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो आपका ग्राम और नगर सुरक्षित रहेगा, आपका नगर सुरक्षित रहेगा तो जिला और हमारा प्रदेश सुरक्षित रहेगा। जब हम ये सब चीज़ें कर लेंगे तभी हम अपने देश की सुरक्षा की बात कर सकते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जागरूक हों, इस वायरस के मामले को लेकर गंभीर रहें, बचाव करें, तभी हम ये सब संभव कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात कही राजीव जी आपने। और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रवासी मजदूर की बात आपने की है, प्रवासी मजदूर जो आए हैं खजुराहो क्षेत्र में, उनके लिए पिछले दिनों प्रशासन ने एक योजना शुरू की थी कि उनको काम दिया जाएगा। देखिए, योजना लागू करने एक अलग बात है। अभी एक हमारे राजनगर जनपद में भी योजना लागू की गई थी, 3 दिन के अंदर आप फ़ोन करें काम पाएँ, 3 दिन के अंदर। तो कई लोगों को, मैं चूँकि पत्रकार हूँ, घूमता हूँ सब जगह, तो ऐसी चीज़ें आती हैं निकल करके, तो काफ़ी लोगों ने शिकायत देखी कि भाई साहब वो फ़ोन नंबर जरूर दिया लेकिन लगता ही नहीं है, और लगता है तो काम तो। अब देखिए, समस्या ये है, आप किसी भी ग्राम पंचायत में चले जाएँ तो
तो मैन पावर की जगह मशीनरी का उपयोग हो रहा है। अब आप बताइए कैसे रोज़गार मिलेगा लोगों को। अच्छा, अब उनसे कहें कि आप मैन पावर का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, तो वो उनकी भी एक अपनी समस्या है। कहते हैं कि अगर हम मान लीजिए तालाब की खुदाई हो रही है, अब बरसात शुरू होने वाली है, अब बोले अगर मैन पावर का यूज करेंगे तो हम 10 दिन का काम एक दिन में नहीं कर पाएंगे इनसे। और जबकि मशीनरी में क्या होता है कि 10 दिन का काम एक दिन में वो कर पाते हैं, तो काम की जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है मशीनरी के उपयोग से। तो ऐसी स्थितियों में और ऐसी मानसिकता के साथ अगर हम काम करेंगे तो रोज़गार कैसे मिलेगा मजदूरों को। तो हम तो ये मानते हैं कि हम योजनाएं तो लागू कर देते हैं, पर उनको ज़मीनी हकीकत में लाना और धरातल में लागू करना एक अलग बात है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप ठीक है, ऐसे जो काम है उन पे आप मशीनरी का उपयोग करें, लेकिन बहुत सारे काम हैं जिनमें आप मैन पावर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैन पावर का यूज़ करेंगे तो हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, क्योंकि वो अब बेरोज़गार हो चुके हैं, उनके पास खेती बाड़ी भी नहीं है, वो दिल्ली, बम्बई और जम्मू महानगरों के लिए इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं काम के, तभी तो मजदूरी के लिए इतनी दूर भागते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो वापस आए हैं तो यहाँ तो उनकी खेती बाड़ी ही नहीं, सिर्फ मजदूरी पर आधारित लोग हैं। तो अगर हम उनकी मजदूरी की व्यवस्था नहीं करेंगे तो बेचारे तो भूखों मर जाएंगे। कब तक आप फ्री का राशन बांटोगे? तो ये फ्री का राशन जो बांट रही है हमारी सरकार, उसकी बजाय उनको काम दें तो ज़्यादा बेहतर है, और काम में आप गुणवत्ता लाएं। और एक उसके लिए एक बहुत ज़रूरी है कि मॉनिटरिंग होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही मेरे ख्याल से, और वही कारण है कि मैन पावर का उपयोग ना हो करके मशीनरी का उपयोग हो रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत समीक्षात्मक बात की है राजीव जी। और अंत में हमारे तमाम श्रोता जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनको आज इस कोरोना वायरस संक्रमण काल में बचे रहने की और सुरक्षित रहने के लिए क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब हमारे देश में 400-500 मरीज़ कोरोना वायरस के संक्रमक थे तो पूरा देश लॉकडाउन था, कर्फ्यू जैसे हालात थे, लोगों में बहुत तेज़ जागरूकता थी, घरों के अंदर थे। और अब जब 4 से 5 लाख संक्रमित हो चुके हैं, तब हम इतने ज़्यादा लापरवाह हो गए हैं कि बाज़ारों में घूमते हैं, कोई सोशल डिस्टेंस का मतलब नहीं निकल रहा है, ना मास्क पहनते हैं, ना किसी भी तरह से सैनिटाइज़र्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहे अनचाहे इस बीमारी को, कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, हम बीमारी को बुला रहे हैं। तो ऐसी स्थितियां अगर निर्मित हुई, बाज़ार लग रहे हैं, मैंने देखा कई जगह हाट बाज़ार भी लगना शुरू हो गए हैं, तो हम अगर लापरवाहियां करेंगे तो उसका भुगतान भी हम ही को भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आप सभी जागरूक बने। जागरूक बनने की आवश्यकता है। आज के समय में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा इंसान है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी अपडेट है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या समस्या है। तो कोई अगर ये कहे कि हमें पता नहीं तो वो गलत बात मानूंगा। हर व्यक्ति इस बात से जागरूक है कि आज देश की क्या स्थिति है। हम अगर इस तरीके से रहे तो हमारे देश की स्थितियाँ और ज़्यादा ख़राब होंगी। अगर हम संक्रमित ज़्यादा हुए, अधिक संख्या में हुए, तो हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में आएंगे। हम बहुत ही, हमारा देश एक विकसित देश भी नहीं है, गरीब देशों में ही हम कह सकते हैं। भले ही हमारे आंकड़ों में कागज़ों में ज़रूर हम बहुत ज़्यादा विकास कर चुके हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में अभी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। जब अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रियों में ये स्थितियां हैं कि वहाँ हज़ारों लाखों लोग मर रहे हैं, जबकि स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता वहाँ पर बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ भी इतनी अच्छी नहीं है। ऐसी स्थितियों में अगर हम लापरवाह हुए तो हम समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति हो सकती है। जब अमेरिका और यूरोप, इटली जैसे देश संभाल नहीं पाए तो हमारे देश की सरकार इस स्थिति से निपट पाएगी, हमें नहीं लगता है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम सावधान रहें, इस बीमारी को आसानी से ना लें, इतना छोटे में ना लें हम इसको। ये बहुत बड़ी बीमारी है, इस बड़ी बीमारी को समझते हुए, मानते हुए हम इससे सावधान रहें और शासन प्रशासन द्वारा जारी नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, हमेशा घर में रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो अभी बाहर निकलें, तो ही हम इस बीमारी से बचाव कर सकते हैं। वरना तो राम जाने भगवान की, कब कहते हैं ना कि सब ऊपर वाले की ऊपर है, तो ऊपर वाले के ऊपर तो है, लेकिन कुछ हमको भी करना पड़ेगा। हम अगर सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देंगे तो संभव नहीं है। मेरी तो यही निवेदन है कि सावधान रहें, कोरोना वायरस की बीमारी को इतना हल्के में न लें। राजीव जी, बहुत अच्छी बात आपने की है, और आज इस कार्यक्रम के लिए और आकाशवाणी को महत्वपूर्ण समय देने के लिए और अपने विचार हमारे तमाम लाखों श्रोताओं से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी खरे जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और अवसर प्रदान किया, मैं अपनी बात कह सका। और ख़ासतौर से मैं इसलिए भी चाह रहा था, मेरे अंदर जो, चूँकि मैं अखबार से जुड़ा हुआ हूँ, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, तो रोज़ ही मैं इन सब चीज़ों को कवरेज करता हूँ, लेकिन मेरी बात और कई हज़ारों लाखों लोगों तक आकाशवाणी के माध्यम से आपकी वजह से पहुंचेगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को सुनने वालों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद।
श्रोताओं, अभी आपने विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की खजुराहो के वरिष्ठ पत्रकार श्री राजीव शुक्ल पुरांत से। श्रोताओं, जब भी कोई महामारी वैश्विक स्तर पर आती है तो हर देशवासी का फर्ज होना चाहिए कि वो इस आपदा की घड़ी में आपसी बैरभाव भुलाकर देश हित में कार्य करे और गरीब असहाय लोगों की भरपूर मदद करे। यही हमारा देश के प्रति सच्चा योगदान है। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मीठे पानी में ये जहर ना तुम घोलो, जब भी कुछ बोलो ये सोच के तुम बोलो। भर जाता है गहरा गाँव जो बनता है गोली से, पर वो गाँव नहीं भरता जो बना हो कड़वी गोली से। तो मीठे बोल कहो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। श्रोताओं, उम्मीद है कोरोना वायरस संक्रमण से खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आप मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे और आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राकेश खरे को। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित यह विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।
थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।